हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 30 में हम क्या करने वाले हैं। तो 30 में हमने जो चैप्टर नंबर अपना 9 जो कल स्टार्ट किया था वीडियो नंबर 29 में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा था, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। कल हमने समझा था कि फाइनेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने ये भी समझा था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस मीन्स पैसे से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो फाइनेंस में आती हैं, और बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो बिजनेस फाइनेंस होता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन भी यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से डिसीजंस होंगे। वो डिसीजंस जिसमें पैसे की बात हो, जिसमें मनी रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। एक बिजनेस में मनी से रिलेटेड हमें बार बार कई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल डिसीजंस कितने तरीके के होते हैं, तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज डिविडेंड डिसीजन एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तीनों ही डिसीजंस को अब हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करी जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट वर्ड सुना है? इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत बार सुना है और हमने यूज भी किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि हमें अपना इसमें इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया हमने। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने किसी में कुछ लगाया। जैसे कि अगर हमने क्या किया, हमारे पास बहुत पैसे थे तो हमने क्या किया कि 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, मतलब हमने वो पैसे लगा दिए हैं कहीं पर, और उनसे हमें प्रॉफिट मोटिव भी हमने रखा है कि हमने ये पैसे यहाँ पर लगाए हैं तो वहां से हमें प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिजनेस में क्या होते हैं कि कहाँ पर हमें फिक्स्ड कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब क्या कि केयरफुली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उन एसेट्स को जिनमें हम अपने फंड्स को लगाएंगे। ठीक है, फर्म्स क्या करेंगी, अपने फंड्स को, अपने पैसे को लगाएंगी। जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, सपोज करो। ठीक है, ये तो हम अभी समझेंगे, पहले अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। हम अपनी लाइफ में भी लेते हैं। अब सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, सिर्फ 1 लाख ही है। अब उसमें आपको क्या करना है? अब आप सोचेंगे कि अच्छा 1 लाख रुपए रखा है घर पे रखने से तो कोई फायदा है नहीं, ऐसा करते हैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसका हो सकता है आप म्यूचुअल फंड्स ले लें, हो सकता है आप उससे गोल्ड ले लें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है कि आप कहीं प्रॉपर्टी ले लें। मतलब कुछ भी आप करेंगे, लेकिन ऐसी जगह करेंगे जहां से आपको प्रॉफिट हो, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ऐसे ही एक फर्म भी ये डिसाइड करती है कि उसके जो पैसा है, उसका जो फंड है वो कहाँ पर लगाए, कौन से एसेट्स में लगाए वो अपना पैसा, जिससे कि उसको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए का अगर हम आईफोन, शायद वो आ भी ना पाए। ठीक है, कोई सा आपका जो है ओल्डेस्ट वर्जन तो आ ही जाएगा 1 लाख रुपए में, राइट। तो 1 लाख रुपए जो है आपने आईफोन ले भी लिया, ठीक है। अब उसकी मेंटेनेंस में भी तो पैसा चाहिए, है ना। तो मतलब एक तो आपने वो आईफोन ले लिया, उसके बाद में आगे भी और खर्चे बढ़ा लिए, तो क्या करा, कुछ क्या आपने वो समझदारी वाला काम किया? नहीं। अगर वहीं पर 1 लाख रुपए का आप गोल्ड ले लेते तो हो सकता है वो गोल्ड का आगे उसके पैसे बढ़ जाते और आपको प्रॉफिट हो जाता, है ना। तो वो आपका बढ़िया डिसीजन होता। ऐसे ही जो आपकी फर्म है वो कहाँ पर पैसा लगाए, कौन से एसेट में पैसा लगाए जिससे कि उसको और प्रॉफिट हो सके, वो डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं। अगर बात की जाए कि हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, जब फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाया जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम हो जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो जाता है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। भाई इन्वेस्टमेंट हमें करना है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो कई सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। वन बाय वन हम उनको देखेंगे।
सबसे पहला बोला गया है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब क्या। अब देखो हमारे पास में 1 लाख रुपए थे, वेरी गुड, 1 लाख रुपए थे, लेकिन हम ये भी तो कोशिश करेंगे कि वो 1 लाख रुपए हम जहाँ लगा रहे हैं वहां से रेगुलर थोड़ा बहुत पैसा हमें मिलता रहे, जिससे कि हमारी जो डे टू डे नीड्स है वो पूरी होती रहे, है ना। अब जैसे आपने 1 लाख रुपए पूरा लगा दिया और आपको एक भी रुपए अभी नहीं मिल रहा है, वो बाद में 10 साल बाद मिलेगा सपोज करो, तो आप 10 साल तक आपकी जो रोज की नीड्स है वो कहाँ से पूरी होंगी। अगर सपोज करो कि 1 लाख रुपए ही है और कोई पैसा है ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे अपनी नीड्स को पूरी करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आप कोशिश क्या करोगे कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, लगाओ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, करो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ऐसी जगह हो कि डे टू डे जो आपका छोटा मोटा जो खर्चा होता है उसके लिए भी पैसे वहां से मिलते रहे रेगुलरली, है ना, तो आपका कैश फ्लो बना रहे। तो ऐसे ही बिजनेस को भी डे टू डे काफी पैसों की नीड चलती रहती है, कभी कुछ आना है, कभी कुछ आना है, कभी सैलरी देनी है, कभी वेजेस देनी है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हमें इस प्रोजेक्ट से, जहां पर हम पैसे लगा रहे हैं वहां से मिलता रहे, रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, ये हम कोशिश करते हैं। ये हमें जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद है रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो हम पैसा लगा रहे हैं, हमने आज अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट से हमें कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा भाई, है ना, वो भी अफेक्ट करता है। कहीं पे ज्यादा पैसा अगर हमें मिल रहा है तो हम उस पर लगाएंगे ना। फिर है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क कितना है, कहीं ऐसा ना हो कि जितना पैसा लगाया वो सब डूब जाए, वो कंपनी जो है जहां पर हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी ही चली जाए, कहीं गायब हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा ना हो। तो रिस्क कितना है ये भी हमारा जो फैक्टर रहता है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आपका कैश फ्लो देख लिया आपने, रिटर्न देख लिया आपने, रिस्क देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स, हर एक कंपनी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि वो ध्यान में रखते हैं जब उनको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। मतलब क्या कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखेंगे कि हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या गारंटी है कि हमारा उतना पैसा तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप ये देखेंगे, ठीक है, कि रिस्क कितना है। सेकंड थिंग आप देखेंगे कि अभी हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके बदले हमें मिलेगा कितना, रिटर्न कितना मिल रहा है। थर्ड वन देखेंगे कि कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब हमारा जो डेली नीड्स है उसके लिए पैसा मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा रेगुलर वे में, ठीक है। और उसके बाद में और सारे फैक्टर्स भी देखेंगे। तो ये तो बात हमने कर ली कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम डिसीजन ले ही क्यों रहे हैं, क्यों जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, उसके लिए इतनी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अच्छे हो सके। क्यों हम कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ने के लिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत ज़्यादा नीड इसलिए है, क्यों नीड है देखते हैं। सबसे पहली चीज की लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है कि आज हमने किस तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए हैं। सपोज करो कि 2 पर्सन है, ठीक है, एक है आपका डोरेमोन, एक है आपका नोबिता, ठीक है, डोरेमोन एंड नोबिता 2 पर्सन है। अब जो डोरेमोन है, डोरेमोन काफी होशियार है, हमने देखा है बचपन से भाई बहुत होशियार है। नोबिता बेचारा दिखाया जाता है कि वो बेचारा डोरेमोन पर डिपेंड रहता है, उसका खुद दिमाग नहीं चलता, है ना। तो हमने ये उसकी इमेज बनी हुई है, बचपन से बनी हुई है, वही इमेज यहाँ पर भी देते हैं। तो डोरेमोन के पास में क्या था, डोरेमोन के पास में आपके 100 रुपीज थे, ठीक है, और नोबिता के पास में भी 100 रुपीज थे। अब उनको जो 100 रुपीज मिले हैं, अब कोशिश ये करी जाएगी वो कैसे वो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आगे उनको फायदा करे, ठीक है। तो डोरेमोन ने क्या किया, डोरेमोन ने जो 100 रुपीज थे उसका उसने इस तरीके से यूज किया कि उसको आगे रिटर्न मिलने लगा। जैसे कि डोरेमोन ने क्या किया, डोरेमोन ने जियान को वो 100 रुपीज जो है 10% के इंटरेस्ट पर दे दिए। उसने कहा कि ठीक है आप 10% हमको वापस जो है ऐड करके इंटरेस्ट के साथ में हमारे 100 रुपये वापस करना, ठीक है। डोरेमोन ने ऐसा किया। नोबिता ने क्या किया, नोबिता ने वो 100 रुपए लिए और क्या किया, नोबिता ने 100 रुपए लेने के बाद में अपना एक प्लेन बनाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि उसके पास में तो प्लेन था नहीं। उसने कहा कि अरे सुनियो के पास में प्लेन है, मैं ऐसा करता हूँ उसकी जैसा प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने उसकी चीटिंग करी, ठीक है, उसकी चीटिंग करने की कोशिश की, सुनियो की जैसा ही उसने प्लेन बनाने की कोशिश की, सारा रॉ मटेरियल लेकर आया और 100 रुपये उसी में चले गए।
और उसके पास में वो ठीक से टेक्निक नहीं थी तो उसका प्लेन बना भी नहीं। मतलब क्या, उसने 100 रुपये वेस्ट कर दिए दूसरे पर्सन की चीटिंग करने में, ठीक है। और डोरेमोन ने एक अच्छा सा फाइनेंशियल डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। उसने वो पैसे उधार में दिए हैं, इंटरेस्ट के साथ दिए हैं कि भैया 10% का इंटरेस्ट मैं लूंगा जब मैं ये वापस लूंगा। तो जब डोरेमोन को आगे 1 साल बाद में 10% के इंटरेस्ट के साथ में अपने 100 रुपये मिलेंगे, मतलब उसको 100 रुपये के साथ साथ 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 110 रुपये की उसने कमाई कर ली है। वहीं पर बात करी जाए नोबिता की, तो उसने तो रॉ मटेरियल लेके जाने कौन सा कबाड़ा ले आया है, वो रख लिया है, उससे बन भी नहीं रहा है और वो 100 रुपये खत्म हो गए, वहीं पर आगे कुछ नहीं होगा। मतलब क्या कि उसने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, इससे डिपेंड करता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ऐसे ही जो कंपनी है उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होगी, ये डिपेंड करता है कि उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए हैं। अब 2 कंपनी है, एक ने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए कि उसने ऐसी जगह पर पैसा लगाया कि उसको रेगुलर रिटर्न मिल रहा है और हाई लेवल पर रिटर्न भी मिल रहा है। दूसरी कंपनी ने एक ऐसी जगह पैसा लगा दिया कि उसके पैसे सारे डूब गए और जिस कंपनी में लगाया था वो कंपनी खत्म हो गई है। तो कौन सी कंपनी ग्रो करेगी? वो कंपनी जिसके पैसे डूब गए हैं, या वो कंपनी जिसने ऐसी जगह पैसे लगाया है कि इसको रेगुलर रिटर्न के साथ में हाई लेवल ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है? ऑब्वियसली आंसर इज सेकंड वन। मतलब सेकंड वन, जो कंपनी जिसने ऐसी जगह पैसा लगाया है जो सेफ, सिक्योर, हाई रिटर्न दे रहा है, रेगुलर रिटर्न दे रहा है, वो ग्रो कर जाएगी। तो वो ही चीज यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेकंड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। भाई छोटे मोटे 10-20 रुपए की बात नहीं है, पर 100 रुपए जो हमने नोबिता डोरेमोन का एग्जाम्पल लिया, 100 रुपए की बात यहाँ नहीं चल रही है। कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो करोड़्स में होता है, मिलियन बिलियन में काम चलता है वहां पर, राइट। तो वहां पर छोटे मोटे पैसे तो इन्वॉल्व है नहीं। तो अगर वो बिना सोचे समझे, बिना ये पढ़ाई लिखाई किए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो हो सकता है कि उनको काफी भारी नुकसान हो जाए और उनकी कंपनी डूब जाए, है ना। क्योंकि मिलियन बिलियन का लॉस कोई कंपनी वेयर कर ले, ये काफी कम इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। फिर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अब भैया जब इतनी भारी भरकम अमाउंट की बात यहाँ पर चल रही है तो रिस्क भी तो भारी भरकम ही होगा। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई एनालाइज करने के बाद में ही हम करें। इरिवर्सिबल डिसीजन है भैया, एक बार पैसा लगा दिया तो वो पैसा आप कहीं और लगा दें, वो रिवर्सिबल हो जाता है। सपोज करो कि एक कंपनी ने 1 बिलियन पैसा लगा दिया है किसी एक प्रोजेक्ट में, कोई बहुत बढ़िया सी वो सिटी बना रहा है, सिटी डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए 1 बिलियन रुपीज लगा दिए हैं। 1 बिलियन रुपीज लगा दिए और वो सिटी जो बन रही थी वो भी पूरी बन नहीं पाई, उसका जो प्लान था वो खराब था। और जब एक अर्थक्वेक आया और वो सिटी सारी जो बनकर तैयार हो ही पाई थी वो ढह गई। क्या हुआ? 1 बिलियन ढह गए, क्योंकि वो सिटी से उसने सोचा था कि यहाँ पर लोग आएंगे और रहेंगे उस सिटी में और हमें पैसा मिल जाएगा और 1 बिलियन हमारे वसूल हो जाएंगे। लेकिन वो एक अर्थक्वेक को भी सह नहीं पाई, वो सिटी पूरी ढह गई एक अर्थक्वेक में। वो सिटी में लोग आकर रह भी नहीं पाए थे, तब तक वो खत्म भी हो गया उनका प्रोजेक्ट, राइट। तो मतलब 1 बिलियन खत्म हो गए, तो इरिवर्सिबल हो गया। इसके लिए ऐसा ना हो सके और जो पैसा उसने लगाया है वो अच्छा रिटर्न दे और हमारा जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहे, इसके लिए जरूरी रहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन, हमारा जो सेकंड डिसीजन था, ठीक है, वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? तो अगर हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो भी कैपिटल है वो किस तरीके से हम रेज करेंगे, जिससे कि कहाँ से पैसा आएगा कंपनी में, ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए कहाँ से पैसा आएगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका डिसीजन, इसका आंसर यहाँ पर लिया जाता है। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन में अगर हम बात करें तो हम अपने बिजनेस में पैसा 2 जगह से ला सकते हैं। सोर्सेस क्या रहते हैं? हमेशा 2 सोर्स हैं, एक है ओनर्स फंड, दूसरा है बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होता है और ये बोरोड फंड कौन सी बला है, अब इसको देखेंगे। ओनर्स फंड में क्या आता है कि ऐसा पैसा जो आपका है, जो आपके जो भी पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसका खुद का पैसा है, उसकी सेविंग्स हो सकती हैं या फिर इक्विटी हो सकती है, ठीक है। और बोरोड फंड क्या है? बोरोड फंड में क्या होता है कि वो पैसा जो कि कंपनी वालों का नहीं है, उन्होंने उधार में लिया है, जैसे कि कहीं से उन्होंने डिबेंचर ले लिए,
ठीक है, तो वो क्या है कि उन्होंने पैसा उधार लिया है, उनको वो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड की अगर हम बात करें, अभी हल्का ही डिटेल में हम जाएंगे, धीरे धीरे डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें बस इतना समझना है कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होता है। इनके अलग अलग सोर्सेस हम बाद में देखेंगे आगे की टॉपिक में। ठीक है, तो ओनर्स फंड में क्या होता है कि आपके पास में बहुत रिस्क होता है। हो सकता है कि आपका बहुत प्रॉफिट हो तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, हो सकता है लॉस हो। ठीक है, आपको रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये फिक्स है तो 100 रुपये मिलेंगे चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट। नहीं, अगर 100 रुपये की आज प्रॉफिट हो गया है तो आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। हो सकता है लॉस हो तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट लॉस हो जाएगा। बोरोड फंड की अगर हम बात करते हैं तो इनका फिक्स्ड रहता है कि कंपनी में चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए चाहे कितना भी लॉस हो जाए, इनका जितना फिक्स्ड अमाउंट होता है वो इनको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोर्सेस है। तो कहाँ से हमको पैसा उठाना है, कहाँ से हमको कैपिटल अपनी रेस करनी है, ये डिसीजन यहाँ पर हमें लिए जाते हैं। इतना ही समझना है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम आगे की क्लासेस में और आगे के टॉपिक में देखेंगे। अच्छा, तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमको पैसा कहाँ से लाना है अपने बिजनेस में, उसके लिए कई फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट कितनी है, कि भैया हमें पैसा लेना है, पैसा तो लेना पड़ेगा ना, पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर हम पैसा ले रहे हैं, बोरोड फंड से ले रहे हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, कितने उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे लोन लेने जाते हैं, हमें अपना घर बनवाना है, हमें बैंक से लोन लेना है, तो बैंक में हमें लोन जो मिल रहा है, हमने 2 लाख रुपए अगर मान लो लिया है लोन, तो वो 2 लाख रुपए का ऐसे तो नहीं 2 लाख रुपए हमने लिए हैं कल हम 2 लाख वापस कर देंगे बस काम हो जाएगा। नो, 2 लाख हम ले तो लेते हैं लेकिन जब रिटर्न करते हैं तो 2 लाख से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, 2 लाख रुपए लेने की कॉस्ट क्या हो गई, उस पर जो भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। राइट, तो ऐसे ही हमने जो बोरोड फंड लिया है या फिर ओनर्स फंड भी है, तो किसकी कॉस्ट कितनी है, कम कॉस्ट जिसमें होगी वहां से हम पैसा ले लेंगे। सपोज करो आप लोन लेने गए, बैंक से लोन लेने गए, तो बैंक वालों ने कहा कि 10% इंटरेस्ट आप देंगे, तब हम आपको आपका लोन दे सकते हैं। हमने अपने फ्रेंड से बात की, उसने कहा कि ऐसा करो तो तुम क्योंकि हम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें 5% के इंटरेस्ट पर लोन दे दूंगा। ठीक है, फ्रेंड 5% के इंटरेस्ट पर दे रहा है, बैंक क्योंकि वो हमारी फ्रेंड तो नहीं है तो वो बोल रही है कि 10% इंटरेस्ट हम लेंगे। आप कहाँ से लेना चाहेंगे? वहां से जहां से हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, हम अपने फ्रेंड से ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 5% के इंटरेस्ट पर वो हमें लोन दे रहा है। मतलब क्या कि जहां पर कॉस्ट कम वहां से हम ले लेंगे। सेकंड थिंग इज रिस्क किसमें है। ठीक है, जिसमें कम रिस्क होगा हम वहां से पैसा लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपका ओनर्स फंड है तो वहां पर हो सकता है कि रिस्क इतनी ज्यादा है कि आपने सारा पैसा लगा दिया और आपकी कंपनी को लॉस हो गया तो आपको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है वापस, तो वहां पर बहुत रिस्क है। बोरोड फंड में क्या है कि अगर कंपनी में लॉस हो जा रहा है लेकिन इनको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फिक्स इनका पैसा रहेगा वो देना पड़ेगा, तो इनका रिस्क कम है। तो जहां पर रिस्क कम होता है हम वहां से पैसा लेते हैं। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है आपकी कंपनी में कितना आपको डेली आपको पैसा चाहिए है, आपके यहाँ पर कितना पैसा अवेलेबल है, इस तरीके की बातें भी हम देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है डे टू डे बेसिस पर। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, एक पैसा को जो है उठाने के लिए कितना पैसा लग रहा है। जैसे कि हम अपना शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो वो इशू करने में कितना पैसा लग रहा है। लोगों को हम कमीशन दे रहे हैं तो उस कमीशन में कितना पैसा लग रहा है, वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि इतना तो पैसा हमें चाहिए होता है बिजनेस को चलाने के लिए। ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशंस जो है, बिजनेस में जो काम चल रहे हैं उनको करने के लिए फिक्स्ड इतना पैसा तो चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। तो वो कितना चाहिए आपका, अगर ज़्यादा आपको पैसा चाहिए है तो उस तरीके से आप डिसीजन लेंगे, आपकी कम पैसे में काम चल रहा है तो उस तरीके से डिसीजन लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको आपकी जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है उसको लेने में हेल्प करते हैं। लुकिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप ऑफ डिसीजन, किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे, तो वो हमारा थर्ड वन था, वो था डिविडेंड डिसीजन। भाई कंपनी चल रही है, हमने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए थे, हमने अच्छे तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन भी लिए और पैसा अच्छे से रेज भी कर लिया। अब क्या,
अब बात आती है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो कंपनी में प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी में जब प्रॉफिट हो चुका है तो उस प्रॉफिट को हम तो रख नहीं लेंगे भाई। कंपनी में हमने जो पैसा रेज किया था उसमें लोगों से, पब्लिक से भी पैसा लिया है ना, हमने शेयर्स इशू किए हैं, तो वो शेयर्स इशू कर दिए तो उनको हमें कुछ बाद में वापस भी तो करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न देना तो पड़ेगा। जो हम रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उनको हम डिविडेंड देंगे ना। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने हम पर ट्रस्ट करके हमारे शेयर्स को खरीदा, हमारी कंपनी में पैसा लगाया तो रिटर्न भी चाहिए उनको। तो कैसे रिटर्न देंगे? क्या ऐसा करें कि हम सारा का सारा प्रॉफिट बांट दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक कंपनी में एप्रोप्रिएट मतलब एक ठीक ठाक तरीके से हम जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसके लिए जरूरी रहता है कि डिविडेंड डिसीजंस हो। अब ये जो डिविडेंड डिसीजंस है, यहाँ पर हम देखते हैं हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू कीप एज रिटेन्ड अर्निंग। कितना पैसा हम डिविडेंड की तरीके से पब्लिक को बांट दें और कितना पैसा खुद के पास रखें एज रिटेन्ड अर्निंग, यही हमें डिसाइड करना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन में। ओके, अब ये डिसाइड करना है कि हमें कितना पैसा रिटेन अर्निंग में रखना है और कितना पैसा लोगों को दे देना है डिविडेंड की तरीके से। तो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं? कई सारे फैक्टर्स हैं। कैसे? सबसे पहला फैक्टर आता है अर्निंग। भैया किसी को आप कितना पैसा दोगे, पहले उसके लिए जरूरी है कि आप अर्न करें। आप कितना अर्न कर रहे हैं ये बात पर डिपेंड होगा कि आप दूसरों को कितना दे सकते हैं। भाई अगर आपकी कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए ही इस बार प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए ओनली, तो आप लोगों को 20-20 हजार पर पर्सन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या कि 10,000 रुपए आपकी जेब में पड़े हैं और आप सबको 20-20 हजार रुपए बांट दें? नहीं। तो आपकी जेब में कितने आए हैं, आपने कितना अर्न किया है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बांटेंगे और कितना अपने पास रखेंगे। सेकंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर। ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी, जब आप बिजनेसमैन बन जाए और अपनी बिजनेस चलाते हो, तो आप ऐसा मत करना कि आज इस साल हमें प्रॉफिट हो गया है बहुत सारा, हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांट दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमें लॉस हो गया है तो हमने डिविडेंड बांटा ही नहीं। ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उस चीज़ को स्टेबल भी रखना है। इस बार अगर आपने लोगों को 1,000 रुपीज दिए है ना, तो अगली बार भी कम से कम 1,000 तो दें। 1,000 से ज्यादा दें, अच्छी बात है, पर 1,000 से कम कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोगों को ये नहीं दिखेगा कि हमें पैसा मिला है, उनको लगेगा कि भाई लॉस हो गया, राइट। और आपकी जो गुडविल है, आपकी जो इमेज है लोगों की नज़रों में, वो खराब हो जाएगी। भले ही आपने प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन फिर भी आपकी इमेज डाउन चली जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी रहता है कि हम स्टेबिलिटी बनाए रखें। आज हमने 1,000 रुपये बांटे हैं तो अगली साल भी 1,000 तो देना ही देना है। उससे ज़्यादा दे दें, अच्छी बात है, पर कम नहीं देंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखते हैं कि हमारी अर्निंग कैसी है। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है तो हम उसी तरीके से बांट देंगे ज़्यादा। अगर अर्निंग में हमें लग रहा है कि भाई इस साल प्रॉफिट हुआ है पर हो सकता है कल को हमारे लॉस हो जाए, है ना, और फिर हो सकता है प्रॉफिट हो लेकिन फिर लॉस हो जाए, अगर इस तरीके की अभी अर्निंग चल रही है तो हमें थोड़ा पैसा एडवांस में निकाल के रख लेना चाहिए रिजर्व में। क्यों? क्योंकि अगर अगली साल को लॉस हो गया तो जो पैसा हमने इस बार बचाया है ना, उसमें से हम डिविडेंड दे देंगे तो हमारी इमेज बनी रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। बहुत अच्छा पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा रखना है और कितना बांटना है। सपोज करो आप अभी नए शुरू हुए हो, मतलब नई आपकी कंपनी है, बिल्कुल नई कंपनी है, तो अभी आपकी ग्रोथ करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि हमारा घर है, मान लो नया घर है, तो अभी आपने क्या करा, एक मंजिल घर बनवाया है, उसमें फर्नीचर कुछ नहीं है। अब आपको क्या होगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें फर्नीचर लेकर आएंगे, उसमें आप अच्छे से उसकी फर्निशिंग कराएंगे, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए वो सारे फिट करवा देंगे। फिर हो सकता है आप उसको और ऊपर बनवाए, उसके और ऊपर बनवाए, इस तरीके से आप एक ऐसी बिल्डिंग ले लें कि वो पूरी फुली फर्निश्ड और बहुत ऊंची सी बनी हुई है पूरा, ठीक है। अब उसमें क्या लगवाओगे? कुछ नहीं लगवाओगे, कुछ करवा ही नहीं सकते, सब कुछ लगा है ऑलरेडी, राइट। तो कहाँ पर ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी? उस कंपनी में, उस घर में जहाँ पर कुछ था ही नहीं, एक मंजिल सिर्फ बना हुआ था, दीवारें खड़ी हुई थी, ठीक है।
ऐसे ही अगर आपका बिजनेस अभी नया नया स्टार्ट हुआ है ना, तो उसमें ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा पैसा अपने पास रखेंगे, क्योंकि उन्हें अभी पैसा लगाना है कंपनी में, ग्रोथ करवानी है कंपनी की। और ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड है, बहुत फुली ग्रोन अप है, मतलब अब उसमें और कुछ ग्रोथ हो ही नहीं सकती, सिर्फ चल सकता है काम उसका, ग्रोथ तो बहुत कम ही रह गई है। ठीक है, ग्रोथ हो सके तो थोड़ी बहुत, बाकी मेजरली जो है उसने ग्रो कर लिया है। अब वो क्या करेगी, अब उसको ज़्यादा पैसा लगाना ही नहीं है अपनी कंपनी में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा वो ऑलरेडी लगा चुकी है। तो वो क्या करेगी, ज़्यादा पैसा बांटेगी, कम अपने पास रखेगी, ज़्यादा बांटेगी लोगों को। ठीक है, और ऐसी कंपनी जिसके ग्रोथ ज़्यादा करनी तो ज़्यादा रखेगी और कम बांटेगी। ठीक, ओके। फिर है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। हमारी इंडिया में भी, वैसे तो हर कंट्री में ऐसा है, और हमारे इंडिया में भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इतने % ही अमाउंट जो है वो डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी क्या करती हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए ज़्यादा पैसा बांट देती हैं, और अपना टैक्स फिर वो दिखाती हैं बहुत कम अर्निंग हुई है तो हम कहाँ से टैक्स दें, है ना। ऐसा कंपनी ना करें। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, वो सिर्फ कुछ % फिक्स कर दी है कि आप उससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं, कितनी भी अर्निंग हो आपकी। तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी ध्यान में रखना होगा। मतलब क्या कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं हमारी कंपनी में, वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिले। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हो, बट हमें मिले ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कम मिले पर हमें रेगुलर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों लोगों की इच्छा को पूरा करना होगा। देखना होगा कि हमारे यहाँ पर कैसे लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, क्या वो ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसा रिटर्न में चाहते हैं कभी भी इरेगुलरली, या फिर कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर चाहते हैं। तो उस तरीके से हमें अपने डिसीजन लेने होंगे।